यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। माफियाओं के खिलाफ बीते दिनों जिस तरह से योगी सरकार ने मुहिम चलाई, उनकी संपत्ति कुर्क की, उनके ठिकानों को जमींदोज किया, उससे ये उम्मीद बंधी कि माफिया तो छोड़िए, भूमाफियाओं की हिम्मत नहीं कि वो सरकार या पुलिस को चुनौती दे सके। लेकिन राजधानी लखनऊ में ही भूमाफियाओं ने कारोबारी की जान अपने खौफ और धोखे से ले ली। हालांकि इन आरोपियों ने पहले धोखा दिया, फिर खौफ दिखाया। खास बात यह है कि राजपूतों के नाम पर सम्मान की लड़ाई लड़ने वाली करनी सेना पर गुंडा टैक्स वसूली का आरोप लगा है। आरोप भी मरने वाले कारोबारी ने अपने सुसाइड नोट में लगाया है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। राजधानी में गुंडों के खौफ से गई कारोबारी की जान। क्या है कारोबारी की मौत का सच? करनी सेना के नाम गुंडई पर उतरे कार्यकर्ता। गुंडा टैक्स की वसूली ने तोड़ दी कारोबारी की कमर। मुख्यमंत्री की नाक के नीचे धंधेबाजों को कौन दे रहा शह? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक कारोबारी की मौत से उठे ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की राजधानी में लखनऊ पुलिस को देना ही होगा। सिर्फ मामला दर्ज कर जांच कर इस मामले में कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक ऐसे गुनाह की दस्तक है जिस पर ये परत धीरे धीरे उठनी है। और वो करनी सेना जो राजपूत समाज की हिमायती बनती है, उस पर आरोप लग रहा है गुंडई करने का। राजधानी लखनऊ के सबसे पौष इलाके गोमती नगर के विक्रांत खंड में रहने वाले रामचंद्र श्रीवास्तव ने अपनी जान दे दी। जान देने की वजह था वो उत्पीड़न जिसने उनकी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया था। जमीन के टुकड़े की कीमत देने के बावजूद ना तो उन्हें जमीन दी गई और ना ही उनके रुपए लौटाए गए, और तो और उनकी कमाई को देखकर उनसे गुंडा टैक्स की वसूली की जाने लगी। परिवार वालों के मुताबिक रामचंद्र श्रीवास्तव ने बाराबंकी के देवा रोड पर रॉयल सिटी इंफ्राटेक से जमीन का सौदा किया था। कंपनी के डायरेक्टर अंशु सिंह और अजीत सिंह को इसके लिए बकायदा 10 लाख रुपए भी अदा किए गए थे। कई साल बीतने के बावजूद ना तो रामचंद्र श्रीवास्तव के नाम जमीन की गई और ना ही उन्हें उनके पैसे दिए गए। इतना ही नहीं, जब आरोपियों को ये पता चला कि रामचंद्र श्रीवास्तव की फैक्ट्री चलती है, तो उन्होंने करनी सेना के संदीप सिंह को साथ लिया और फैक्ट्री के नाम पर रकम मांगना शुरू कर दिया। पहले जमीन के नाम पर धोखाधड़ी और फिर रंगदारी वसूली, यही वो वजह थी जिसके चलते व्यापारी रामचंद्र श्रीवास्तव ने आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाया। अपने एक पेज के सुसाइड नोट में रामचंद्र श्रीवास्तव ने अपने बैंक खातों के उन डिटेल्स को भी लिखा जिसके जरिए उसने जमीन खरीदने के लिए पैसा दिया, और साथ ही उन नामों का भी जिक्र किया जो लगातार गुंडा टैक्स वसूली कर रहे थे। फिलहाल विभूति खंड थाने में FIR दर्ज कर ली गई है। तीनों नामजद आरोपियों की धरपकड़ करने के लिए पुलिस टीमें लगा दी गई हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर ये गुंडा टैक्स वसूली का ये धंधा कब से चल रहा था और आखिर क्या वजह थी जिसके चलते रामचंद्र श्रीवास्तव अपने इन करीबियों से ही प्रताड़ित हो रहे थे। ये सब कुछ जब रामचंद्र श्रीवास्तव के बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो उन्होंने अपनी जान देना मुनासिब समझा और अपने साथ हुए सलूक को उन्होंने सुसाइड नोट के तौर पर छोड़ दिया, जिसमें कारोबारी ने साफ साफ लिखा है कि कैसे जमीन के धंधे में लाखों रुपए हड़प लिए गए और करनी सेना गुंडा टैक्स वसूली कर रही है। वहीं परिवार में उनके बेटों का दावा है कि पिता ने कभी भी इन सब बातों का जिक्र नहीं किया। ये हम लोग को पता भी नहीं था कि क्या मैटर क्या था, इनको हम जानते भी नहीं थे। अब सुसाइड नोट से जो पता चला है कि ये मामला 2016 से चल रहा था, पर इधर जो भी प्रेशर रहा उनके तरफ से, ये कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा प्रेशर बन गया पापा के ऊपर। जो बीच में एक बार पापा के ऊपर अटैक भी हुआ था, उनका पूरा जॉ लाइन पूरी हो गई, इसका ऑपरेशन हुआ था। तो उस समय ये पापा ने कुछ नहीं बताया आज तक, पर अब पापा ने कुछ नहीं बताया कि पापा नहीं चाहते थे कि घर वाले परेशान हो। तो अब जब पिछला, क्योंकि जब पापा के ऊपर अटैक हुआ था, तो उस दिन की भी जब लास्ट कॉल चेक किया था तो संदीप सिंह की ही थी। वहीं परिवार का ये भी दावा है कि अंशु, अजीत और संदीप ने पिताजी पर इतना दबाव बढ़ा दिया था कि वो परेशान रहने लगे थे। परिवार का कहना है कि जिस दिन पिताजी ने सुसाइड किया, उस दिन भी करनी सेना का संदीप सिंह उनके बाहर अपनी गाड़ी लेकर मौजूद था। ये लोग लगातार पिताजी को फोन कर उन पर दबाव डाल रहे थे।
उसके बाद अभी पिछले 15-20 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब जो भी चल रहा होगा कुछ बताते नहीं थे पापा, पर अब जो मेरे सामने हुआ था कि परसों दोपहर में जब गाड़ी आई थी, उनकी एक किसी आदमी की थी, वो नाम मेंशन उस पापा ने अपने सुसाइड नोट पे किया हुआ है, अजीत सिंह और अंशु सिंह और संदीप सिंह। इसी में से किसी रॉयल इंफ्राटेक के ये सब बिल्डर हैं, इन्हीं में से किसी एक आदमी की गाड़ी खड़ी थी वहाँ पर, और उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे घर के सामने, सीसीटीवी लगा हुआ है, वो रिकॉर्डिंग वहाँ से मिल जाएगी। वहीं इस मामले में पुलिस ने परिवार की तहरीर पर तीनों आरोपियों अंशु, अजीत और संदीप सिंह पर मामला दर्ज कर लिया है। तो मौके पर एसीपी विभूति खंड गए हैं, स्वयं उनके परिवार से बातचीत की है। जो सुसाइड नोट प्राप्त हुआ है वो कुछ इलेजिबल भी है, थोड़ा थोड़ा इनकोहेरेंट है, उसमें जो जो बातें समझ में आई है। इनका कुछ लेन देन था जिसमें इन्होंने संभवतः इन्वेस्ट किया था। रॉयल इंफ्राटेक उस सुसाइड नोट में है। सुसाइड नोट क्योंकि तुरंत नहीं मिला और बाद में मिला है तो उसको भी तस्दीक कर लिया जाएगा, हैंड राइटिंग मिलान कर लिया जाएगा। एक डायरी मिल गई है, तो जो सुसाइड नोट है उसका मिलान भी हैंड राइटिंग के लिए किया जाएगा। और जो ये शिकायत की गई है रॉयल इंफ्राटेक को पैसा इन्वेस्ट करके वो पैसा न मिलने और भूखंड न मिलने के संबंध में, ये एसीपी विभूति खंड को प्राथमिकता के तौर पर जांच करने के लिए निर्देशित किया गया है। क्योंकि मृतक अब नहीं है तो इन्वेस्टमेंट के संबंधित जो भी डिटेल्स हैं, कुछ 2 आरटीजीएस अकाउंट में किए गए हैं, ऐसा उसमें लिखा है, उसकी समीक्षा की जाएगी। सवाल यही है कि क्या इन आरोपियों के खिलाफ महज 306 के मामले में कार्रवाई कर छोड़ दिया जाएगा? क्या पुलिस इन आरोपियों के नेटवर्क को खंगाल कर दूसरे पीड़ितों की तलाश करेगी? और क्या इस तरह के रैकेट और शहर में नहीं चल रहे? ये पुख्ता करेगी। लखनऊ से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सवाल सिर्फ उन भूमाफियाओं का नहीं है जो लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। सवाल उनका भी है जो सरकारी जमीन को अपनी मिल्कियत मानकर सरकार की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, जिनके अपनी सुविधा और सहूलियत के आगे सुप्रीम कोर्ट और सरकार के आदेश भी मायने नहीं रखते। सवाल अगर सर्वाइवल का है तो फिर कानूनन किसी काम को करने में क्या दिक्कत है? जो नहीं करते उन पर अगर हंटर चलता है तो समस्या कहां है? औरैया में तालाब की जमीन पर सालों से कब्जा किए लोगों के मकान प्रशासन ने ढा दिए। जमीन पर बिखरा ये मलबा और जेसीबी की मौजूदगी से ये अंदाजा कतई मत लगाइएगा कि ये किसी भूमाफिया का घर गिराया गया है, किसी रसूखदार के घर पर बुलडोजर चला है। हाँ, ये जरूर है कि जो लोग यहाँ रह रहे थे उन्होंने इसे अपनी मिल्कियत जरूर समझ लिया था, बिना इस बात को जांचे परखे कि सरकारी नजूल में ये जमीन आखिर किस तौर पर दर्ज है। कई पीढ़ियों से बच चुके इन लोगों को अंदाजा भी नहीं रहा कि सालों से रहते रहते ये लोग कानून की नजर में गुनहगार बन चुके हैं। यही वजह है कि इन कथित कब्जेदारों के जंगल से जमीन को आजाद कराने की मुहिम जब चली तो ये लोग सड़क पर आ गए। ये पूरा मामला जुड़ा है औरैया के अजीत मल के ब्लॉक रोड का। यहाँ की पीढ़ियों से लोग रह रहे थे। सालों से अस्थायी मकान बनाकर रहने वाले इन लोगों ने जमीन को स्थायी ठिकाना समझ लिया था, जबकि ये जमीन सरकारी रिकॉर्ड में तालाब के तौर पर दर्ज है। ऐसा नहीं है कि इन लोगों पर सरकार या प्रशासन की ये गाज अचानक गिर गई, बल्कि इस जगह को पहले भी कई बार खाली कराने के प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन तब कामयाबी नहीं मिल सकी थी। प्रदेश में भाजपा सरकार के बाद जिस तरह से अवैध कब्जों, भूमाफियाओं और माफियाओं की संपत्ति ढहाने की कार्रवाई शुरू हुई, उससे इस मुहिम को बल मिला है और अब सरकारी जमीनों पर सालों से काबिज लोगों के चंगुल से जमीनें छुड़ाई जा रही हैं। यहाँ एसडीएम और तहसीलदार ने फोर्स के साथ पहुंचकर तालाब पर बने निर्माण को ध्वस्त कर दिया। हालांकि 2 मकान छोड़ देने की वजह से अधिकारियों पर भेदभाव के आरोप भी वो लोग लगाने लगे जिनके ठिकाने ढहा दिए गए। समस्या तो जगह ही था, हमारे मकान टूट गए, ये सब अब कहाँ रहे हम लोगों के पास जगह नहीं। कब से रह रहे हैं आप लोग? अरे पुरखा रह रहे थे, ये हम रहने लगे, होगी 100 साल कम से कम। अच्छा, नोटिस दिए गए थे आपको? नोटिस तो दिए थे। तो यहाँ कितने मकान बने हैं? बने हैं 10-12 मकान। कितने टूट गए? 7-8 मकान टूट गए और 2 बचे हुए। वहीं कार्रवाई की जद में आए लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जब से यहाँ रहना शुरू किया
तब से न किसी नगर पंचायत ने पूछा न प्रशासन ने। इन लोगों का दावा तो यहाँ तक है कि ये जमीन जमींदारों की दी हुई है, जिस पर वो लोग रह रहे थे। प्रशासन की इस कार्रवाई से इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। माना जा रहा है कि ये कार्रवाई सरदार है, इसमें आगे भी और कार्रवाई होने की संभावना है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि तालाब की जमीन पर बने कुल 9 मकानों पर कार्रवाई की गई है। जो भी हो, लोगों को बुरा भले ही लग रहा हो, लेकिन सच्चाई ये है कि अवैध कब्जे के खिलाफ सरकार की इस मुहिम को किसी भी सूरत में गलत नहीं ठहराया जा सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि जाड़े के दौर में आशियाना उजड़ने की तकलीफ को समझना भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आंखों में धूल झोंकने या फिर फरेब का ताना बाना बुनने की फेहरिस्त सिर्फ जमीन के कब्जे तक नहीं जुड़ी है, बल्कि ये दिल के कब्जे तक भी जाती है। इश्क करना गुनाह नहीं है, लेकिन कुछ फरेबी इसी इश्क के सहारे अपने गलत मंसूबों को अंजाम देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है बागपत में, जहां नाम और पहचान छिपाकर एक फरेबी पीड़िता का करता रहा यौन शोषण, और जब उसने शादी का बनाया दबाव तो रख दी धर्म परिवर्तन की शर्त। इश्क के नाम पर फरेब, इश्क के नाम पर फरेब का गंदा खेल। पहले प्यार का वादा, फिर दिखाया शादी का इरादा और रख दी शर्त। शादी के लिए रखी शर्त। मोहब्बत में डूबी लड़की को शादी के सब्ज बाग दिखाए गए, और जब वो पूरी तरह से उसके इश्क में डूब गई तो दिखा दिया अपना असली चेहरा। मोहब्बत या लव जिहाद। मोहब्बत तो सिर्फ बहाना था, उसे कुछ और कराना था। और जब कई महीनों तक शारीरिक शोषण करने के बाद वादा निभाने की बारी आई तो फरेबी आशिक ने रख दी धर्म परिवर्तन की शर्त। बागपत के निजी अस्पताल में काम करने वाली एक नर्स बड़ौत थाने पहुंची, और उसने जब मोहब्बत के नाम पर फरेब की कहानी सुनाई तो पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। दरअसल पीड़िता ने पुलिस को बताया कि बड़ौत थाना इलाके के खेकड़ा कस्बे की वो रहने वाली है। उसे नौकरी की जरूरत थी तो पास के एक निजी अस्पताल में नौकरी मांगने गई। उसी दिन उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था कि उसकी नर्स की नौकरी लग चुकी थी। इस दौरान उसी अस्पताल में काम करने वाले एक डॉक्टर से उसकी नजर मिली। वो एक दूसरे को पसंद करने लगी, मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। इसी दौरान उस डॉक्टर ने खुद को तलाकशुदा बताया और जल्द ही पीड़िता से शादी करने का वादा किया। पीड़िता उस फरेबी की बातों में पूरी तरह से खो चुकी थी। दरअसल वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करने लगी थी। इसी दौरान फरेबी डॉक्टर ने पीड़िता के साथ कई बार संबंध भी कायम किए, और जब पीड़िता गर्भवती हो गई तो फरेबी डॉक्टर पर शादी का दबाव बनाने लगी। मेरे साथ एक मुस्लिम लड़के ने धोखा किया, हिंदू बताकर मेरे साथ संबंध बनाए जबरदस्ती, और अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ 6 मंथ की। अभी बोलते एक झूठा निकाहनामा दिया, अपनी बीवी के घर पे बंधक बना के रखा, और बोलता है कि अब मैं तेरे को रखूंगा नहीं, और अब जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने का भी जोर दे रहा है कि धर्म परिवर्तन करो तब रखूंगा, जबकि वो एक मुस्लिम है। दरअसल पीड़िता का आरोप है कि जब डॉक्टर से उसकी मुलाकात हुई तो उसने अपनी पहचान को छिपा लिया, और जब पीड़िता पूरी तरह से इस फरेबी के प्यार के जाल में फंस गई तो डॉक्टर ने प्रेमी का नकाब उतार दिया। शादी का लगातार दबाव पड़ता देख आरोपी डॉक्टर ने पीड़िता के सामने रख दी धर्म परिवर्तन की शर्त, और फिर पीड़िता को पता चला कि जिसे वो प्यार समझ रही थी, चाहत समझ रही थी, दरअसल वो फरेब था। जिसे वो अपने धर्म का समझकर घर बसाने के सपने देख रही थी, वो अकरम है। शादी से पहले बताया कि मैं तलाकशुदा हूँ और मेरे को ना मेरा एक बेटा है, उसके लिए माँ मिल जाएगी। अब आप क्या चाहती हैं इसके ऊपर? मैं इसके ऑफिस से चाहती हूँ कि मेरा मुकदमा दर्ज करके ना एक कार्रवाई की जाए, उसे गिरफ्तार करके उसके किए की सजा दी जाए। पीड़िता के सामने जब धर्म परिवर्तन की शर्त फरेबी अकरम ने रखी तो सारा खेल खुलकर पीड़िता के सामने आ चुका था।
लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ये पीड़िता गर्भवती है। इस दौरान पीड़िता ने फरेबी अकरम पर घर में बंधक बनाकर मारपीट करने का भी आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की और इस फरेब में साथ देने वाली उसकी पत्नी और अकरम को गिरफ्तार कर लिया। कल जनपद बागपत के थाना बड़ौत में एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया। इसमें वादिनी द्वारा यह आरोप लगाया गया कि अकरम नाम के एक व्यक्ति जो उसके साथ नर्सिंग होम में काम करता था, उसके द्वारा उससे झूठ बोलकर कि वह तलाकशुदा है और झूठा शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। और जब वह गर्भवती हो गई तो 6 माह की गर्भवती के समय अकरम ने और उसकी बीवी रुखसार ने और अकरम के भाई तनवीर ने उसके साथ मारपीट की है। इस मामले में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अकरम और उसकी बीवी रुखसार को गिरफ्तार कर लिया गया है। जल्द ही अकरम के भाई तनवीर की गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में फरेबी अकरम और इसके फरेब में साथ देने वाली उसकी पत्नी है, जबकि उसके भाई तनवीर की तलाश की जा रही है। साथ ही पुलिस इस मामले में लव जिहाद के एंगल को भी तलाश रही है, क्योंकि लगातार पीड़िता पहचान छिपाकर संबंध बनाने का आरोप लगा रही है। वहीं पुलिस ने अकरम को गिरफ्तार कर लिया है और जल्द ही इस मामले से पर्दा उठा दिया जाएगा कि आखिर अकरम की नीयत क्या थी। क्या वो लव जिहाद के इरादे से पीड़िता से मिला था या फिर उसका इरादा कुछ और था। बागपत से एबीपी गंगा के लिए राजीव पंडित की रिपोर्ट। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। जारी है मुद्दे की बात। दीपावली की रात की अगर कुछ तस्वीरें आपको याद हो तो मेरठ में पूर्व विधायक गोपाल काली की फायरिंग की तस्वीर आपके जहन में जरूर होगी। पटाखों पर बैन से खफा विधायक जी ने शोर और चिंगारियों के तमाशे के लिए अपनी बंदूक निकाल ली। हालांकि पूर्व विधायक मुसीबत में तब आ गए जब उनके इस तमाशे का वीडियो वायरल हो गया और एबीपी गंगा ने यह खबर दिखा दी। नेताजी पर मुकदमा दर्ज हो गया और गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। नेताजी ने इसकी काट निकाल ली और धरने पर बैठ गए। शूटिंग के चस्के की गिरफ्त में आए भाजपा के पूर्व विधायक को जब तलब लगी तो उन्होंने एक शूटिंग मोबाइल से करने के लिए बेटे को मोबाइल थमा दिया और अपने हाथ में बंदूक थाम ली और एक के बाद एक गोलियां दागते हुए चेहरे पर मुस्कान की एक पतली लकीर खींचकर बेटे से मोबाइल की शूटिंग का हाल पूछा। बेटे ने मुस्कुराहट की समाप्ति की घोषणा की तो पिताजी ने बंदूक को फिर से लोड करना शुरू कर दिया। ये बंदूकबाजी असल में उस फैसले के जवाब में बताई गई थी जिसमें प्रदूषण को देखते हुए पटाखों पर रोक लगाई गई थी। विधायक जी को यह फैसला इतना नागवार गुजरा था कि उन्होंने पटाखों के शोर से अलग खौफ का शोर मचा दिया। हालांकि जब ये खबर एबीपी गंगा ने दिखाई तो विधायक अपनी इसी अदा की वजह से मुसीबत में पड़ गए। उन पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ये पूरा मामला मेरठ के गंगानगर इलाके का था। जहां तक बात गोपाल काली की है तो वो हस्तिनापुर से विधायक रह चुके हैं। इस मामले में पुलिस ने वीडियो की जांच के बाद उनकी गिरफ्तारी तक का दावा किया था। हालांकि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर पाती उससे पहले ही विधायक जी ने पासा पलटते हुए अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यानी विधायक पूरी तरह से चोरी के बाद अब सीनाजोरी पर उतर आए। विधायक गोपाल काली अंबेडकर चौक पर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। इस दौरान विधायक ने स्थानीय विधायक और थानेदार पर गंभीर आरोप लगा दिए। पूर्व विधायक का ये मामला जब चर्चा में आया था तो उन्होंने बंदर भगाने के लिए नकली कारतूस छोड़ने की बात कही थी। हालांकि रात में बंदर भगाने की इस सच पर यकीन कैसे किया जाए, इस बात का जवाब शायद ही विधायक जी के पास हो। हालांकि पूर्व विधायक ने हस्तिनापुर थाने के थाना प्रभारी रहे धर्मेंद्र सिंह और हस्तिनापुर से भाजपा विधायक दिनेश खटीक पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। विधायक का दावा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर कुछ सत्ताधारियों के इशारे पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। भाई जिनका काला कब जो कारोबार बंद हुआ है, एक इतना आलीशान फार्म हाउस उन्होंने हस्तिनापुर में बनाया, सारे मीडिया को पता है।
वहाँ आका का थोड़ा सा बताइए। ना आका के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। क्षेत्रीय विधायक की क्या भूमिका? नहीं, मैं कुछ इस बारे में नहीं जानता, लेकिन जो धर्मेंद्र खटीक को संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वो 2 साल एक थाने में रहे, और उससे पहले वो मवाना थाने में रहे और परिषदगढ़ थाने में रहे। 3 साल लगातार एक ही विधानसभा क्षेत्र में वो रहे। भाजपा नेता ने इस मामले में मुख्यमंत्री को खत लिखकर पूरे मामले की जांच देने की बात कही है। गोपाल काली ने खुद को इंसाफ न मिलने तक लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया है। मेरा बैठने का ये भाई, हमने तो ये तय कर रखा कि यदि कोई बुराई करेगा, चाहे हमारी सरकार है या नहीं है, उसके खिलाफ हम आवाज उठाएं। बहरहाल सवाल अब पुलिस की कार्रवाई पर है, क्योंकि वो तो पूर्व विधायक की गिरफ्तारी का दावा कर बैठी है, जबकि नेताजी धरने पर बैठ गए। ऐसे में गोपाल काली पुलिस पर भारी पड़ेंगे या पुलिस पूर्व विधायक पर, इसका खुलासा अगले एपिसोड में ही हो सकेगा। मेरठ से बलराम पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अगले खबर का रुख करते हैं। आज बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही 4 धाम यात्रा का समापन हो गया है। कपाट बंद होने के मौके पर बद्रीनाथ धाम में बड़ी संख्या में यात्री मौजूद रहे। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा का हिंदू धर्म में एक अलग ही महत्व है। हर हर महादेव, जय भोले, नमः शिवाय। हिंदू धर्म के अनुयायी 4 धाम यात्रा के दौरान उत्तराखंड में स्थित 4 तीर्थ गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं। चार धाम यात्रा की शुरुआत हर साल गर्मी के महीने में होती है। सर्दी के मौसम में 4 धामों के कपाट बंद रहते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। आप लोग भगवान शिव का स्मरण करें, ध्यान करें और आरती का आनंद लें। जय श्री राम। जय श्री राम। इस सीजन में कोरोना की वजह से 4 धाम यात्रा देर से शुरू हुई थी। साथ ही धामों में तीर्थ यात्रियों की संख्या भी सीमित रखी गई थी। शिव पुरंदरा भद्र नट युगंधरा नमन्न मन्नो गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ। अब चारों धामों के कपाट बंद होने के साथ ही 4 धाम यात्रा का समापन हो गया है। सबसे आखिर में बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हुए हैं। कपाट बंद होने के दौरान बद्री धाम में करीब 3000 श्रद्धालु मौजूद रहे। कपाट बंद होने से पहले श्रद्धालुओं ने बद्री विशाल के जयकारे लगाए। अब आपको बताते हैं कि इस बार किस धाम के कपाट कब बंद हुए थे। 15 नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद हुए थे, जबकि 16 नवंबर को यमुनोत्री धाम और केदारनाथ के कपाट बंद हुए। 19 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद हो गए। हर साल दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु 4 धाम ये दर्शन के लिए आते हैं। अक्षय तृतीया के मौके पर 4 धाम की यात्रा शुरू होती है। कपाट खुलने के साथ ही श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता है, मगर इस बार कोरोना ने ऐसा खलल डाला कि यात्रा का संचालन सही से नहीं हो पाया। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट।